नौजवान साथियों और मेरी इज्जत-ए-माम इंतखाबात का वक्त है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहली मरतबा वल्दी इंतखाबात मुंबई के हो रहे इसमें हिस्सा ले रही है और दीगर सियासी जमातों के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई भी कर रही है। मगर मैं ये बात आपसे कहना जरूरी समझता हूं कि इंतखाबात तो बहाना है, दर हकीकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इन इंतखाबात के जरिए आपके मसाइल, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबतें और आपकी जरूरत के लिए उठानी है, उस आवाज को उठाने के लिए मजलिस आई है। और इंतखाबात तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इंतखाबात में कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इन इंतखाबात के जरिए आपके दिलों को जीतने आई है, आपके दिलों को फतेह करने आई है। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले, और हम आज आपके दिल को फतेह करने के लिए आए हैं। और ये भी एक हकीकत है कि सारे दिलों को फतेह करने में कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है कि अकबर ओवैसी कि आज के इस तकरीर के बाद कई दिल फतेह हो जाएं, कई दिल राजी हो जाएं, कई दिल मुतमईन हो जाएं, तो उसके बावजूद भी बहुत सारे दिल गैर मुतमईन हो, या फिर बहुत सारे दिलों को जीतने में मैं नाकाम रहूं। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज आया है, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, बार बार आता रहेगा और उस वक्त तक आता रहेगा कि जब तक एक एक दिल को इत्मीनान न दिला देता, एक एक दिल को फतेह न कर लेता, एक एक दिल को जीत न लेता। शायद चंद दिल है जो हमसे मुतमईन हो, चंद रहे हो जो हमसे राजी हो। हम लेकिन अपने जैसे वो इंतखाबात के जरिए आवाम के दरमियान में आकर उनके दिलों को जीतने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जरूर कामयाबी और कामरानी अता करता है जिनके दिल में कोई खोट नहीं, जिनके नीयतों में कोई खोट नहीं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भाई कैमरा पीछे बस करो, काम करती है भाई रिकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर हो जाओ। आवाम के दिलों को जीतती है। मजलिस की अपनी एक तारीख है, 55 बरस से आंध्रा और तेलंगाना की असेंबली में नुमाइंदगी करती आ रही है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 1984 से लेकर 2017 या 2014 के इंतखाबात पार्लिमानी मुसलसल ऐवान पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करती आई है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ एक
इख्तियार के कुर्सियों पर नहीं बैठती, या ऐवान में इख्तियार की कुर्सियों की जीरत नहीं बनती, बल्कि मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन हुकूमत वक्त के आंख में आंख डालकर हमारे दुख और तकलीफ की तर्जुमानी करती है, आवाज उठाती है। और इसकी निशानियां मौजूद हैं। तो तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की कामयाबियां हैं, तो फिर पार्लियामेंट की वो तकारीरें हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, या फिर हमारे मरहूम सर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की है। ये किस बेबाकाना अंदाज में जुर्मबंदी के साथ, हिम्मत के साथ हुकूमत वक्त की आंख में आंख डालकर अपने मसाइल हल करवाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। तो चाहे कोई भी मसला हो, कुर्सी है ना, कोई भी आवाज हो, तो सबसे पहले अगर उठती है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से उठती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर में सिर्फ जज्बाती तकारीरें या जज्बाती नारे नहीं लगाए, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी सियासी ताकत के जरिए अपने अराकीन बल्दिया को मुंतखब करवाया, तो अराकीन असम्बली को मुंतखब करवाया, तो अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवाया। तो अपनी सियासी ताकत के जरिए बेशुमार मसाइल को हल करवाया, माइनॉरिटी कमीशन कायम करवाया, अक़लियतों के लिए मिनिस्ट्री कायम करवाई, तो सबसे पहले रियासत आंध्र प्रदेश में कायम करवाई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी सियासी ताकत के जरिए हैदराबाद व आंध्र में अक़लियतों के कई मसाइल को हल करवाया, तो उसके साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी नुमाइंदगी के जरिए सरकारी सतह पर बेशुमार काम किए। अगर मैं सिर्फ मजलिस के काम और कारनामों को बयान करूं तो सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन मजलिस के काम और कारनामों को बयान करने का हक अदा नहीं कर पाऊंगा मैं। कितना हमने काम किया है, और फिर सरकारी सतह पर हमने नुमाइंदगी की काम किया, तो फिर अपने तौर पर भी मजलिस ने काम किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सरजमीन दक्कन के आंध्र व तेलंगाना के मजलूम अक़लियतों के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीमी इदारों का जाल बना दिया। अपने तौर पर तालीमी इदारे कायम किए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, स्कूल है, ग्रेजुएशन के कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है। मैं तो ये कहूंगा कि नर्सरी से लेकर PG तक, PhD तक सारे के सारे तालीमी इदारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने बलबूते पर कायम किया है। मजलिस ने सिर्फ इन तालीमी इदारों का कायम नहीं किया, तालीम के मैदान में अगर मजलिस ने यह काम किया तो माशी मैदान में कमजोर मुसलमानों की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश में अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन कायम किया, सेटलमेंट कायम किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NAC का सेंटर है, वो NAC के सेंटर को हैदराबाद वो पुराने शहर में लाया, उसके मराकज बनाए और कई बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। और फिर उसके साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कमजोर मुसलमानों को कारोबार की मदद करने के लिए मजलिस ने
अपने तौर पर अपने खुद के बैंक भी कायम किए। मजलिस के बैंक से दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से 9 शाखें हैं और 3 शाखें दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक की खुलेगी, जिसमें हमारे पास करीब 500 करोड़ रुपया है आवाम का। कोऑपरेटिव बैंक डूबते गए, लेकिन ये बैंक आगे बढ़ता गया और हमने मेहनत, वो मजदूरी, वो पसीने से कमाई गई मुसलमानों की उस दौलत की हिफाजत की और कोऑपरेटिव सेक्टर में आंध्रा और तेलंगाना में सबसे बड़ा बैंक अगर कोई है, बड़े बड़े बैंकों में शुमार अगर किसी का होता है तो दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक का शुमार होता है। इसके जरिए हमने गरीब बच्चों के तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी, छोटे कारोबार के लिए स्कॉलरशिप दी, घर बनाने के लिए खर्च दिया, शादियों के लिए खर्च दिया, छोटे ऑटो या टैक्सीज के लिए खर्च दिया, तो गवर्नमेंट आगे भी खर्च दिया। तो कई खर्चात को दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के जरिए हमने दिया। तो हमने तालीम के मैदान में ये किया, माशी मैदान में ये किया, तो सेहत के मैदान में आपको बताऊं कि मुंबई शहर का सबसे बड़ा दवाखाना भी हमारे दवाखाने के सामने छोटा नजर आएगा कि इतना बड़ा दवाखाना हैदराबाद में। ओवैसी हॉस्पिटल एक है जो मेरे वालिद मरहूम ने अपनी जिंदगी में बनाया था। 1-1 फ्लोर 1-1 लाख स्क्वायर फीट का 7.5 लाख स्क्वायर फीट का दवाखाना है। और आपको बताऊं तो आप हैरत करेंगे कि मजलिस जब उठी थी या बनी थी तो मजलिस के पास एक टूटा कलम या एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन मजलिस ने जिद्दत की, मेहनत की, किसी से एक पैसा नहीं लिया, अपने तौर पर, अपने बलबूते पर मजलिस का दफ्तर दारुस्सलाम हासिल किया, तालीमी इदारे बनाए, बैंक बनाए, दवाखाने बना दिए। आज मैं उस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तालीमी इदारे दवाखाने इस सारों को अगर एक जगह किया जाएगा तो आपको सुन के हैरत होगी कि टोटल बिल्ट अप एरिया हमारा करीब 36 लाख स्क्वायर फीट है। कितना बड़ा? क्या है कोई जो हमारे काम का मुहावरा कर सकता है? अरे हिंदुस्तान में किसी सियासी जमात का इतना बड़ा दफ्तर नहीं है जितना दफ्तर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का है, जिसका नाम दारुस्सलाम है। क्या कोई सियासी जमात ये बता सकती है कि उनके दवाखाने हैं? ओवैसी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अरे हमारे दवाखाने हैं और दवाखानों में क्या हम हजारों लाखों रुपया लेते हैं? नहीं ले भाई। 20 रुपये में आउट पेशेंट का कार्ड बनता है और एक मरतबा कार्ड बना लीजिए 20 रुपये का तो 3 महीने तक 100 मरतबा आ सकते हैं और 100 मरतबा जो चाहे वो डॉक्टर को बना सकते, बल्कि एक्सरे अगर कराना है तो 30 रुपये में, अल्ट्रासाउंड कराना है तो 250 रुपये में, सर्जरी करानी है नॉर्मल डिलीवरी तो 800 रुपये में, सिजेरियन दवाओं के साथ, पैकेज के साथ तो 5,500, एंजियोग्राम के दिल में खून रुक गया है क्या देखने के लिए एंजियोग्राम 5,000 में, अगर खून रुक
और उसको स्टंट डालना है तो स्टंट की एंजियोप्लास्टी 20,000 में, डायलिसिस 500 रुपये में, सीटी स्कैन 500 में, MRI 3,400 रुपये में, ओपन हार्ट सर्जरी 60,000 में, ब्रेन और सर को खोलकर सर्जरी 70,000 में। बताओ दुनिया में कोई ऐसा दवाखाना नहीं है जो इतने सस्ते में काम कर रहा है, और ये काम किसके लिए है? आज मयसर के हाल मुस्लिमीन को लोग जानते हैं तो सिर्फ बेवकाना खुदबात की वजह से जानते हैं या हमारे तकरीर की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा हमारी हकीकी पहचान फिटावत का जादू नहीं, हमारी हकीकी पहचान आवाम के मसाइल, आवाम के लिए जो हमने काम किया ये काम है। और आज हमारा काम हमारी पहचान बना है। और अगर हम महाराष्ट्र में आए हैं तो कोई नया फॉर्मूला लेकर नहीं आए हैं। हम महाराष्ट्र में भी, आंध्रा व हैदराबाद में हमने जो जो कामयाबियां हासिल की हैं, जो जो काम किया है, वही कामयाबियां, वही काम का अज़्म व इरादा लेकर आए हैं और वही काम करने की ख्वाहिश को लेकर आए। आज आप बताइए कि महाराष्ट्र में क्या हाल है, किस पसमानदगी के शिकार हैं, गुर्बत के शिकार हैं। 70 वर्ष के हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में हिंदुस्तान बहुत तरक्की करता गया, इसमें कोई शक नहीं। शहर बड़े होते गए, शोबों में आगे बढ़ा, लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान में 70 वर्ष में अगर कोई सबसे पीछे रहा, जिसकी कोई तरक्की नहीं हुई, जिसकी कोई खुशहाली नहीं हुई, जिसको इस मुल्क के तरक्की में हिस्सा नहीं मिला, जिसको तालीम में हिस्सा नहीं मिला, जिसको इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं मिला, तो वो कोई और नहीं बल्कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत सुपर पावर बनना चाहता है। तो मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा कि जब तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तालीम में उनको हिस्सा नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी में उनको हिस्सा नहीं देंगे, और उनके दिलों में जो गैर महफूज होने की जो कैफियत है इसको दूर नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता। और अकबरुद्दीन ओवैसी क्या चाहता? अकबर ओवैसी यही चाहता है, मुतालिबा यही है कि मुझे तालीम में मौका दो, मुझे रोजगार में मौका दो। वो मौत है, वो सारे मौत है जो नरेंद्र मोदी को दिए जाते हैं, वही सारे मौत है अकबरुद्दीन ओवैसी को भी दो। यही मेरा मुतालिबा है। और क्या हम कोई गैर दस्तूरी मुतालिबा नहीं कर रहे हैं। दस्तूर ने जो हमको हक दिया है, उस हक को देने का मुतालिबा कर रहे हैं। दस्तूर ने कहा इस मुल्क में सब बराबर है। दस्तूर ने कहा इस मुल्क का हर शहरी बराबर का शहरी। दस्तूर ने कहा कि अक़लियतों को खुसूसी मौक़िफ़ में आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31A के तहत हम क्या चाहते? दस्तूर ने जो जो कहा वही हम चाहते। दस्तूर से हटकर हम कुछ मुतालिबा नहीं चाहते, लेकिन आज जिंदगी के शोरे पिछड़े हुए
कमजोर और पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। आज तालीम के मैदान में महाराष्ट्र में ड्रॉप आउट कितने? मेरे पास रिपोर्ट है, महाराष्ट्र की भी रिपोर्ट है, तो मेरे पास एंड ईस्ट एरिया की भी रिपोर्ट है कि आप बताइए, ये रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इस मुंबई की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में जिंदगी के हर शोबे हयात में रिसर्च किया गया और रिसर्च के बाद कई ऐसे चीजें सामने आई हैं कि इनको पढ़कर हैरत होती है कि यहां निकाला है ओनली 54% अटेंड प्री प्राइमरी स्कूल। कौन से एरिया? गोवंडी, यहां बैगनवाड़ी में, इंदिरापुर, और उसके बाद 46% बच्चे प्री स्कूल प्राइमरी स्कूल को जाते ही नहीं। एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक सिर्फ 23%, 23%। कौन सा इलाका? यही सीताकेन, गोवंडी, बैगनवाड़ी, वाशीनाका, ये पूरे इलाकों ये आलम तालीम। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं तो 54% ड्रॉप आउट है। तो महाराष्ट्र में जो बच्चे ग्रेजुएट बनते 100, उनमें सिर्फ 2.4% मुसलमान। जो लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं 100 ग्रेजुएट में सिर्फ 1.4 लड़कियां, 1.5 भी नहीं, 1.5 से कम 100 में से 1 मुसलमान लड़की ग्रेजुएट होती है। स्कूल के फैसिलिटीज नहीं है। एंड ईस्ट में 70 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है 7 जमात तक, 3 है 70 7वीं जमात तक है। तो 7वीं जमात में पढ़ने के बाद 8वीं 9वीं और 10वीं में जाने के लिए कितने स्कूल हैं? सिर्फ 3 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है जो 10वीं जमात है। मुसलमानों का यह हाल है। मुंबई शहर में बीजेपी सेना और बिलखुसूस सेना मराठा मानूस की बात करती है। मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं। मराठियों में सबसे मराठी स्कूल में एनरोलमेंट की गया है, उर्दू मीडियम में लिखे गया। क्या ये काम? आप बताइए कि आज हम इन सारे चीजों को लेकर आए हैं, मगर एक चीज इस रिपोर्ट में पढ़कर मुझे बेहद मसरत हुई, खुशी हुई कि गोवंडी, ये बैगनवाड़ी, रफीक नगर, ये सारे इलाके के लोग हर्ज रहते हैं, तो सबसे ज्यादा हर्ज यहां के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 10,000 रुपया खर्चते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए। और अफसोस इस बात का है कि गोवंडी, रफीक नगर, शिवाजी नगर, सीताकेन, ये सारे इलाके में सिर्फ 2% मुसलमानों को या 2% लोगों को स्कॉलरशिप मिली। 3% सिर्फ हायर एजुकेशन में गए। और अगर हम इनके माशी हालात पर देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि आज गुर्बत की सतह से भी नीचे की जिंदगी गोवंडी, रफीक नगर, शिवाजी नगर, ये सारे इलाके के लोग गुलाब भरपूर। वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर नहीं, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर नहीं, ये आज सिर्फ बातें करते हैं और सिर्फ तयक़ुनात देते हैं। लेकिन बताइए कि यहां पर कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है?
आपको सुनकर हैरत होगी कि यहां पे कई लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं, 40% से लाए लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं। और गोमंडी में कितने लोगों को बैंक से कर्ज दिया जाता? सिर्फ लेस देन 6%। क्या गोमंडी, रफीक नगर, शिवाजी नगर, ये बैंगनवाड़ी में एक भी नेशनलाइज बैंक है? एक भी बैंक नहीं है, सिर्फ 2 कॉर्पोरेटिव बैंक है। हम भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, और यहीं पर ही इनके हालात खत्म नहीं होते। डॉक्टर नूरी साहब तब सिखा रही, बहुत अच्छी तकलीफ की सुनाई मुझे आपकी तकलीफ। हाले नदी में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिए, नशाए की परवाह किए बगैर आज नहीं जीते कल जीत जाएंगे, कल नहीं जीते परसों जीत जाएंगे, लेकिन मुस्लिम का प्लेटफॉर्म जीत के लिए नहीं, दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि अपने आखिरत को संभालने का एक मरकज है, जिसके जरिए को संभाल। शिवाजी नगर, मनकुंड, बैंगनवाड़ी में सबसे ज्यादा अगर कोई है बीमारी, वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, टीबी की बीमारी, कई लोग को टीबी है। और यहां पे और एक सबसे बड़ा मसला है, मैं डॉक्टर नूरी साहब से कहूंगा कि डिसेबिलिटी का है। यहां पे हजारों बच्चे माजूर हैं, और उन माजूरीन के लिए यहां इस इलाके में कोई स्पेशल स्कूल नहीं, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से उन माजूरीन की मदद करने के बाद आज हम ये काम करना चाहते। 45% बच्चों को स्टंटिंग होती है। आज यहां ये भी मानी 35%, 35% बच्चे अंडरवेट हैं, खाना नहीं मिलता। आज यहां पर मोहतरमा ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, पूरे मुंबई को गोश्त जाता है, तो यहां से जाता है। अरे जो इलाका सारी मुंबई को गोश्त खिला रहा है, उस इलाके की हालत को देखो कि 59% जो घर है यहां पे, 60% लोग गोवंडी में, रफीक नगर में, बैंगनवाड़ी में, सीता कैंप में, और ये सारे के इलाके में 60% लोग आपका खाना खाते हैं, सिर्फ 2 वक्त का। क्या आपको मालूम है ये बात? क्या किसी रहनुमा ने आपको बताया? किसी लीडर ने बताया? अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये बताने आती है तो हम बुरे दिखते हैं। आप बताइए, अगर मैं और आगे बढ़ूं तो आपको सुन के हैरत होगी। द कंजम्पशन आइटम्स, मतलब जो खुराक, जो ग़िज़ा गोवंडी और इस इलाके के लोग लेते हैं, तो उनमें 83% लोग सिर्फ पल्सेस लेते हैं। 83% पल्सेस, 78% लीफी वेजिटेबल, 67% वेजिटेबल, 59% वो थोड़े से मौज या कुछ मेवा मिलता है, और 10% सिर्फ 10% लोगों के किस्मत में, नसीब में अंडा है। और 8% लोग यहां पे, आपको सुन के हैरत होगी कि मटन और चिकन कितना का? सिर्फ 3% लोगों के नसीब में मटन और चिकन है, सिर्फ 3।
और फिश सिर्फ 2%। अरे आप बताओ मेरे भाई, यहां के लोगों के नसीब में यह है तो यहां के अवामी नुमाइंदों के नसीब में तो करोड़ों अरबों रुपये है। आपको क्या मिला? आपके जिंदगियों में क्या तब्दीली आई? आपके जिंदगियों में क्या खुशहाली आई? ये सवालात है जो मजलिस लेकर आई है तो इनको बुरा दिखता है और मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन पर तनकीदें करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस एक पॉलिसी लेकर आई है, एक प्रोग्राम लेकर आई है। आप तो और एक बात कहूंगा, मोहतरमा डॉक्टर भी है, खातून भी है, यहां पे 88% हामिला औरतों में आयरन की कमी है, होनी कमी है। और 3 हमल में से 2 हमल मर जाते हैं या गिर जाते हैं। 3 हमल में से 2 हमल गिर जाते हैं या मर जाते हैं। अरे क्या गुर्बत है, क्या बेरोजगारी है। 80% लोग बेरोजगार हैं, डेली वेजेस में काम करते हैं, स्कूल को नहीं देते। शहर का ये आलम कचरे का अंबार है कि मुंबई शहर का पूरा कचरा यहां लाके डाला जाता है और आप समझते हैं कि ये कचरा है। अरे नहीं मेरे भाई, ये आपके लिए कचरा है, आपके लिए गंदगी है, आपके लिए गंदी आबो हवा है, लेकिन दूसरों के लिए ये कचरे का अंबार नहीं, ये सोने का अंबार है। ये कचरा सोने की मुल्की है और ये डंपिंग यार्ड यहां से चला जाए तो महाना कौन हो, रुपये जो इनको आते हैं ना वो बंद होगा। और मजलिस ये मुतालबा करेगी ये कचरा यहां से उठे। मुंबई के लोगों की जिंदगी की हयात 65 बरस है तो गोवंडी का एक इंसान सिर्फ 35 बरस या 39 ईयर्स जीता है और मर जाता। अगर कोई 60 बरस गोवंडी में जी लिया तो मैं कहूंगा कि उस शख्स की उम्र 60 बरस नहीं, उस शख्स की उम्र 120 बरस है। इतनी गंदगी। तो आज मजलिस क्या करेगी? मजलिस को अगर ताकत मिलेगी, मजलिस अगर जीता कैंप ये गोवंडी के पूरे हलकों से जीतेगी तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन ये कचरे के अंबार के डंपिंग यार्ड को यहां से हटाएगी और आगे ले जाने का जो मंसूबा है उसको लेकर जाएगी। तो सवाल यह पैदा होगा कि वो कचरे की जगह क्या होगी? कचरे के अंबार की जगह 131 एकड़ है, 131 एकड़ में वहां से कचरा हटेगा तो हम चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि 131 एकड़ पर बैंड्रा कॉम्प्लेक्स जैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पे कारखाने, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे स्कूल और उसके साथ ही साथ करीब 1 लाख घर बनाए जाए जो गरीब मुसलमानों को दिए जा सके, गरीब मराठों को दिए जा सके, गरीब हिंदू को दिए जा सके, सबको दिए जा सके। ये काम करेंगे, प्लेग्राउंड भी बनाएंगे, स्कूल आएंगे, ये काम करेंगे। और अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते? जहां अज़्म हो, इरादा हो, दीवानापन हो तो जरूर होता है। लोग, जब मैं 2014 में मुंबई आया तो लोग मुझे बोले अकबर ओवैसी दीवाना है,
मैं